औरत है तो माँ है, बीवी है, बेटी है, तो हर रूप में एक कहानी नई सी है। चाहत की मिट्टी में ख्वाबों की खुशबू। Behind every thriving organization, there is a strong woman in human resources. Today, we are celebrating the strong woman, intellectual lady, Ms. Dr. Sophia Iqbal. How are you, Ms. Dr. Sophia? I'm good. I'm good. आप ठीक है निदा? Alhamdulillah, I'm good. So, Dr. Sophia, please आप अपने थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में आना हुआ और आप किस तरह से अपने इनपुट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशंस में पुट करते हैं। ठीक है निदा, जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन जहाँ से मैंने होश संभाला, बेसिकली मेरी अर्ली एजुकेशन जो है वो सऊदी अरब में हुई। क्लास 8 के बाद मैं पाकिस्तान आई। अच्छा, उससे पहले हम लोग आया करते थे, लेकिन ये होता था कि हम साल में सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए आ रहे हैं, तो वो आपका बड़ा पैम्पर्ड टाइम होता है। और सिंस आई वाज द ओनली फीमेल चाइल्ड इन माय फैमिली, मुझसे बड़े 2 भाई थे, तो मुझे बड़ा पैम्पर्ड रखा गया है हमेशा से। अब जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मुझे समझ आना शुरू हुआ कि यहाँ के कल्चर्स क्या है, यहाँ के नॉर्म क्या है। जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हूँ क्लास 8 के बाद, क्लास 9 का टाइम मैंने यहीं सीखा, और शुरू में मुझे यहाँ पर समझ ही नहीं आया। ऑनेस्टली सेइंग, मुझे जो रेसिज्म यहाँ पर दिखा, जो कह सकते हैं कल्चरल डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर देखे, वो स्टार्टिंग में तो मैं ग्रैप्स ही नहीं कर पाई थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं किससे किस तरीके से बात करूं, लड़का लड़की, रिलीजन के नाम के ऊपर, सिंधी शिया ब्ला ब्ला ब्ला, और जो डिफरेंट कल्चरल डिफरेंसेस है उनको लेके मैं बहुत कंफ्यूज। अच्छा, तो कैसे जब मैंने थोड़ा सा डेवलप करना शुरू किया, अपने आप को समझना शुरू किया, इस चीज को माना कि अब मुझे इसी सर्कमस्टांसेस के अंदर रहना है। और जो भाई और अम्मा की सपोर्ट यहाँ पर हुआ करती थी मेरे पास, अम्मा मेरी सदर यहाँ होते थे, बट स्टिल बहुत सारे उस टाइम जनरेशन गैप्स भी काफी हुआ करते थे। मेरे बड़े भाई मुझसे 10 साल बड़े थे, मेरे दूसरे भाई जो है मुझसे 8 साल बड़े थे, तो कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशंस रहती थी। अच्छा, विद द फ्लो ऑफ टाइम मैंने ये आइडेंटिफाई किया था अपने भाई को जो हूँ बहुत ज्यादा आइडियलाइज कर। उन्होंने बिजनेस स्टडीज की थी और मैं उन्हीं को देख के, ऑल्दो कि मेरी ग्रेड्स अच्छे आते थे, पढ़ने में भी अच्छी थी, मुनासिब सी थी, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि जो ये कर रहा है मुझे वो करना है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी हमेशा से मुझे बड़ी अट्रैक्ट किया करती थी और करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी उनकी। अच्छा, मैट्रिक हुआ। मैट्रिक के बाद मुझे मार्क्स अच्छे आए थे, मुझे कॉमर्स करना था। ऑफ कोर्स भाई जो बिजनेस स्टडीज कर रहे थे, तो भाई ने मुझे जो है वो कॉमिक्स के अंदर मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि सुबह तुम यहाँ पर टेस्ट देके देना। जब मैं टेस्ट देने गई तो वहाँ की बिल्कुल ही अलग थी ना, जो मैंने जब तक जॉब की थी उससे बहुत मुख्तलिफ, और मुझे लग ही नहीं रहा था। जैसे मैं टेस्ट देने गई थी उस दिन मैंने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर तो मैं एडजस्ट ही नहीं पाऊंगी, मेरा टेस्ट नहीं क्लियर होगा। लेकिन इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान और उनकी दुआएं, मैंने वो टेस्ट क्लियर किया। कॉमिक्स से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जिसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि नहीं, मैं जो हूँ सही प्रोफेशन मैंने अपने लिहाज से आइडेंटिफाई किया। ऑल्दो के फैमिली के अंदर था, बिकॉज उस टाइम पे जो है वो अच्छी पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहा जाता था कि वो डॉक्टर बने मेनली, और उसी तरीके से मेरी फैमिली में भी मेरे लिए यही ड्रीम्स थे। लेकिन मैंने उसको उस तरीके से परस्यू किया कि जो मेरे बड़े भाई कर रहे हैं। इंटरमीडिएट हुआ, इंटर के बाद मेरा हमेशा से इंटरेस्ट जो है वो डिजाइनिंग के अंदर, कलर्स के साथ, इन चीजों के अंदर मेरा बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। तो मैंने जब भाई को इस चीज के बारे में डिस्कस किया, ड्राइंग्स वगैरह किया करती थी, स्केचिंग किया करती थी, तो भाई ने कहा काम कि जो तुम टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर। उसके लिए मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर एडमिशन लिया, और तकरीबन मैंने 6 महीने तक मैं जाती। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई हमारे कल्चर के अंदर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली रंग, शक्ल, फिजिक, इन चीजों को बड़ी अहमियत दी जाती है। ये खासतौर पे खवातीन के लिए मुझे लगता है हमारे यहाँ पर सो ट्रू। तो उन्हीं का शिकार मैं भी हुई, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता था। यहाँ पर बिल्कुल फैशन के टर्म्स एंड कंडीशंस ही अलग हुआ करते थे। कहाँ हमें सऊदी अरब में क्लास 4 की बच्ची को अबाया पहना दिया जाता था कि स्कूल जाएगी तो वो अबाया पहन के जाएगी, और हम लोग बड़े खुशी खुशी ओढ़ा करते थे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जाहिर बात है इस तरह से स्कूल ऑफ आर्ट्स की वजह से मुझे जगह जगह जाना पड़ता था। वो जो आपका जो लग रहा होता है ना, जो आपका एक पीरियड होता है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम डिफिकल्टी फेस करनी है, तो वो उसको मैं फेस करी। तो डेफिनेटली प्रेशर डाल हो रहा है, ये हो रहा है। फैमिली ने कहना शुरू कर दिया कहाँ पर डाल दिया बच्ची को, काली होती जा रही है, और ये आगे किस तरीके से चलेगी। फैमिली में आगे चलकर शादी भी करनी है, पक्का हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अम्मा ने कहा छोड़ दो, अम्मा ने कहा छोड़ दो। इंसान क्यों भागता है इन फिक्रों में,
क्यों देखता है तो अपने नजर के जरिए से। हर शख्स एक कहानी है मुख्तलिफ, हर रूह की है एक अलग राह, एक मंजिल अजीब सी। तू क्यों तोलता है इंसान को किसी मायर में, क्यों ढूंढता है बेहतर और कमतर का हिसाब। कोई चमकता है नूर की तरह, कोई अंधेरों में भी रोशनी का सबब। हर चेहरा एक किताब है जो लिखी गई। आगे चल के शादी भी करनी है, अपनी पक्का हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अम्मा ने कहा छोड़ दो, अम्मा ने मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया। फिर मैं कहा अब तो कुछ करना ही है, चलो ठीक है बीकॉम कर। मार्क्स हमेशा से अच्छे थे, बीकॉम किया। बीकॉम में मैंने फर्स्ट डिवीजन के अंदर पास किया। उसके बाद फिर भाई ने कहा चलो ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन ले लो और तो मैं बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करनी। अच्छा आई डोंट नो भाई ने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा था, एंड ऑनेस्टली से मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए। फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो बेसिकली मास्टर्स किया, बायो मेजर्स किए थे, एचआरएम के अंदर भी और मार्केटिंग के अंदर भी, क्योंकि मुझे लगता है मार्केटिंग यहाँ से होती है और एचआरएम यहाँ से होता है, और तो कनेक्शन दोनों में एक साथ ही है। बट स्टिल वो अच्छा गया और मेरा मास्टर्स हो गया। मास्टर्स के बाद शादी हो गई, फैमिली मैनेज करनी थी। एक जो साल मैंने फैमिली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की। हमारी फैमिली में शादी यानी लड़कियां जॉब नहीं करती थी, बहुत मुश्किल से हस्बैंड को तैयार किया कि मुझे आप कुछ करने गए। मुझे ऐसा लगता है कि रोटी पकाना, फैमिली को सपोर्ट करना, बच्चे पालना, मेंटेन करना, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट माय अचीवमेंट, राइट। तो मुझे अचीवमेंट के लिहाज से कोई चीज निकालनी थी। हस्बैंड को मैंने तैयार किया, हस्बैंड ने कहा ठीक है तुम आपू से मेरे सिस्टर साहब उनसे इजाजत ले लो। और तो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एकेडमिक्स में आऊंगी, लेकिन सिस्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से मुझे इजाजत दी कि तुम्हें जो करना है तो मैं एकेडमिक्स में एजुकेशन करना, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि नहीं तुम मुस्तैद से वर्क लाइफ बैलेंस कर सकती हो, बच्चों को संभाल सकती हो, फैमिली तुम्हारी ज्यादा स्ट्रगल होगी, 2-3 बजे तक तुम घर आ जाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट मिल गया। स्टार्टिंग में फिर मैंने क्या किया, मैंने घर में ट्यूशंस पढ़ाई। मुश्किल से 2-3 महीने मैंने ट्यूशंस पढ़ाई। इन बिटवीन मुझे किसी एक आध स्कूल से ऑफर आ गई थी। मैंने 2 महीने की ऑफर उसको एक्सेप्ट भी किया। 2 महीने के मैंने जाके पढ़ाना शुरू किया। जून जुलाई की छुट्टियां आ गई। जून जुलाई की छुट्टियों में मुझे एक और कॉलेज से जो है वो ऑफर आ गई कि मैं उनकी परमानेंट फैकल्टी के तौर पर वहाँ पर ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने तकरीबन 6 महीने पढ़ाया। इत्तेफाक से किसी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जाना पड़ा। वहाँ पर मेरे एक टीचर, एक मेंटोर मुझे मिल गया। उन्होंने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें विजिटिंग कोर्सेज दे रहा हूँ। एंड रेदा यकीन करें उस दिन के बाद से मैंने तकरीबन 10 साल तक जो है एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया। मोर देन 10 ईयर्स पढ़ाया, लेकिन 10 साल को मैं स्पेसिफिकली गिनती हूँ। इन बिटवीन मैंने अपनी फैमिली मैनेज की, बच्चे, घर, हस्बैंड, वो सारी चीज़ों को मैनेज करके मैं लेती चलती चली गई। उसके बाद 10 साल के बाद प्रोबेबली मुझे वो टाइम मिला कि मैं एज अ परमानेंट एम्प्लॉय कहीं पर जॉब कर। तो स्टार्टिंग में मैंने ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट में ज्वाइन किया था। वहाँ पर मैं स्कूल की प्रिंसिपल थी और वहाँ पर मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया, सीखा और वहाँ पर उनकी मैनेजमेंट में मुझे बहुत ट्रस्ट किया। उसके बाद में मुझे मौका मिला मैं अफरोज के साथ, अफरोज की एक सिस्टर कंपनी थी सिंह स्टूडेंट सिस्टम वेलफेयर फाउंडेशन, उनके साथ मैंने वहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स को लेके, डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स को लेके और एज अ प्रिंसिपल, ये 2-3 की पोजीशंस को मैंने जो है वहाँ पर सर्व किया। इन बिटवीन कोविड का टाइम आ गया। हस्बैंड जो है वो मेरे बैंकर थे शुरू से और वो सेटिस्फाई नहीं थे, बिकॉज वो कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग को लेकर कुछ कंफ्यूजन होती है इंसान के माइंड। उन्होंने जॉब को क्विट कर रिजाइन कर, एंड इट वाज द पीक टाइम जब कोविड आया। और डेफिनेटली इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। कोविड की अपनी एक फ्रस्ट्रेशन थी, ऊपर से जब मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं हस्बैंड को घर पे देख रही हूँ, घर आ रही हूँ तो हस्बैंड को घर पे सोता हुआ देख रही हूँ, वो फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता है क्यों अल्लाह ताला की तरफ से मेरे अंदर एक इत्मीनान आ गया और मुझे अंदर से वो तो सोचिए कोई बात नहीं, इस टाइम में मैं अपना पीएचडी को परस्यू करती हूँ। मैंने उस टाइम पीरियड में अपना पीएचडी परस्यू किया। वो तमाम मुझसे जो कि औरतें मोस्ट ऑफ द टाइम जब घर पे मर्दों के बड़े डिफिकल्ट टाइम आता है तो उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन उतारती है, वो मैंने अपनी थीसिस को और आपने अपना सारे जो फ्रस्ट्रेशन उससे पॉजिटिव है। हाँ, मैं तो चैनलाइज करती हूँ। तो मेरी हमेशा से आदत रही है, मुझे किसी पे गुस्सा आता है तो मैं उस पर चीखती नहीं हूँ, मैं अपनी ड्रॉ साफ करती हूँ, मैं अपनी अलमारियाँ साफ करती हूँ।
तो वो वाला जो फ्रस्ट्रेशन था ना, वो मैंने अपनी थीसिस के ऊपर डाला। रात के 2 बजे आँख खुल जाती, कोई बात नहीं, लैपटॉप खोला और अपना काम करना स्टार्ट किया। वही जो कुछ भी किया मैंने अपने थीसिस के साथ। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ना, अल्लाह ताला साथ देते हैं, हमेशा देते हैं। यानी मैं ये कहती हूँ कि वो एक जर्नी होती है अचीवमेंट की, और वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कोई डॉज नहीं कर सकता। अगर आप उस सिस्टम के साथ चलेंगे और अपने आप को मूव भी करेंगे, और अल्लाह डेफिनेटली अल्लाह ताला साथ भी देगा। तो बस वो जर्नी उस तरीके से चली। दिसंबर 2020 में मैंने अपना थीसिस तो वाइवा दिया, और 2021 फरवरी से मैंने जीएचएस पर ज्वाइन की एज अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर, जिसमें मैं जॉब भी कर रही थी। औरत की इज्जत जो तू कराए, तुझे वो आसमां तक सहित दे, उसकी दुआओं का नूर बनाए, तेरी जिंदगी रोशन करे। तू दे इज्जत औरत को, वो तुझे आसमान तक सहित देगी, जिंदगी फिर तेरा ख्याल रखेगी। अपनी टाइम था और उस टाइम आपका एक कनेक्शन भी अल्लाह से बना, और आपने अपनी विल पावर भी करते वक्त भी सारी चीजों के ऊपर आपने बात की। सो वो फ्रस्ट्रेशन और उस टाइम पे जो आपका कनेक्शन अल्लाह से बना, उसको आपने किस तरह से वो कनेक्टेड हुई, और क्या थॉट से क्या चीजें थी जिसने आपको कनेक्ट किया कि नहीं, हमारा तवक्कल जो है उसके थ्रू हम सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा बेटा, देखो जिस तरह से मैं बताया ना कि मेरा अर्ली मेरा बर्थ प्लेस जो वो सऊदी अरबिया, तो वो कनेक्शन हमेशा से था। हम लोग उम्रा पे जाया करते थे, हज पे जाया करते थे, तो वो कनेक्टिविटी जरूर थी। अच्छा, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इस्लामिक इंडिविजुअल नहीं कहूंगी। हाँ, डेफिनेटली मैं उनके प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मजहबी नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझे और मजहबी बनाए, लेकिन मैं मेरे यानी कह सकते हैं कि इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, और अल्लाह में यकीन बहुत स्ट्रांग। और मुझे ऐसा लगता है बजाय इसके कि मैं लोगों से जाके मांगूं, मैं अपने अल्लाह ताला से। वो बहुत सारी बातें जो हम अपने अब्बा से नहीं कर सकते, अम्मा से नहीं कर सकते, और मेरे अब्बा मेरे बड़े करीब हुआ करते थे, या भाइयों से नहीं कर सकती, बिकॉज कोई और सिस्टर थी नहीं। मुझे लगता था वो सारी बातें जो है ना विदाउट फिल्टर, क्योंकि लोगों के सामने तो कभी कभी आप अपने इमोशंस सोचने पड़ते हैं, कभी आपको सोचना पड़ता है कि इंसान ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कोई मैं ज्यादा एक्स्ट्रा अल्फाज ना बोलूं, कोई अल्फाज किसी को बुरा ना लग जाए मेरा। तो वो सारी शिकायतें जो ना मैंने अल्लाह ताला से, और पता नहीं वो कौन सी स्ट्रेंथ थी अल्लाह ताला ने जो मेरे अंदर डाल रखी थी, और मुझे ऐसा लगता था वो एक नूर है जो मुझे ये कहता है कि नहीं तुम ये करो और यहाँ से निकलो। दिस इज स्टेज डेफिनेटली जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, और डेफिनेटली आगे बढ़ना ही। तो मुझे अंदर एक इंस्पिरेशन थी या क्या था मुझे खुद नहीं पता। मैंने किस तरीके से अपना थीसिस किया, और ऑनेस्टली से इसमें मेरे बहुत तरीके लोगों का बहुत साथ दिया। मेरी फैमिली मेंबर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हस्बैंड की तरफ से भी डेफिनेटली था मेरी तरफ एक सपोर्ट का एलिमेंट, इन-लॉज मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स से शायद इतना ज्यादा नहीं होता उन चीजों के अंदर। आप अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, या फिर अल्लाह ताला से बात, और फ्रेंड्स में भी आप कहीं ना कहीं जो है वो फिल्टर्स लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं है। So, इसे लगभग नेमली आपके आपकी से अपनी विल पावर भी कहेंगी कि जो आपने कनेक्शन किया उसे हम सब लक की तरफ ले जाते हैं कि ये लकी टाइम था, और ये इस तरह से विल पावर। तो मुझे भरपूर यकीन है कि जो होगा अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, लेकिन एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी। मेरी एक टीचर कहा करती है कि सोबिया अपॉर्चुनिटीज आती है इंसान की जिंदगी में, लेकिन इंसान को वो अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढनी पड़ती, ढूंढनी पड़ती। दे आर नॉट, दिस इज नॉट इन कब आपको दरवाजा पहले खोलोगे तो नहीं मिलेगी, बाद में खोलोगे तो नहीं। एफर्ट्स डालना तो ऐसा है कि हाँ मैंने मेहनत की, मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज डिजाइन की, मैंने एक्टिंग की, अपॉर्चुनिटी आई है, और चीजें ऐसे तो लक का साथ जरूर होता है, लेकिन उसके भी आपको मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत नहीं अजमत है, और वही हमारा हार्ड वर्क जो है वो हमें पे ऑफ करता है। सो डॉक्टर सोबिया, जैसे आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली जो हमारी खवातीन है, उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो चल के नहीं आती, हमें उनके पास जाना पड़ता है। सो इसको आप थोड़ा सा हमारी जो यंग जनरेशन है, आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप इस मैसेज को किस तरह से कन्वे करना चाहेंगे कि
हमें अपॉर्चुनिटीज के पास समटाइम जाना पड़ता है और समटाइम खुद भी आता है। अच्छा रिता, देखिए मेरी जो जर्नी रही है ना, उसके अंदर कुछ नेगेटिव कमेंट्स रहे हैं मेरी जिंदगी में, पर्सनैलिटी को लेकर है, रेसिज्म हर जगह होता है, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होती है। तो वो जो नेगेटिव कमेंट्स ना, उसको मैंने किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया पॉजिटिव की तरफ, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे ननियाल के फैमिली के अंदर जो है ना, वो खूबसूरत लोग हैं ऑनेस्टली से, और उनको बड़े वाइट कॉम्प्लेक्शन इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज हुआ करता था, और मैं हमेशा से डस्टी कॉम्प्लेक्शन वाली एक इंडिविजुअल हूँ। मुझे कुछ कलर्स पहनने नहीं दिए जाते थे। ओके। ट्रस्ट मी, मुझसे कहा जाता था नहीं तुम लाइट बैकग्राउंड में रहो, लाइट कलर्स पहनो, और मुझे कलर्स हमेशा से बहुत फैसिनेट है। फिर एक वक्त ऐसा है जब मेरा कॉमिक्स के अंदर एडमिशन हुआ, तो वहां पर मुझे वो मोटिवेशन मिली, वो कॉन्फिडेंस मिला, जिसमें मैंने कहा कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है। और ये जो सारे लोग जो मुझे कहते हैं ना कि नहीं तुम्हारा कद छोटा है और तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन डस्की है, मुझे इन सबको मनवाना है कि मैं सबसे ट्रस्ट में। उसके बाद मैं कहा मैं कुछ ऐसा करके जरूर दिखाऊंगी, और वो ही थी तो है ना, वो मेरे अंदर एक क्रेविंग बन गई, राइट। और उसके यहाँ से मैंने कहा कि नहीं अल्लाह ताला ने मुझे अब अगर रास्ता दिखाया, और तो मैं एजुकेशनिस्ट नहीं बनना चाहती थी, मेरे सिस्टर साहब ने मुझे ये रास्ता, मैं कहा मैं इसी में करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आपकी फैमिली के रोल मॉडल लोग, मेरी फैमिली के बच्चे जो है वो मुझे आइडियलाइज करते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसा बनना है। तो चीजें चेंज होती है, मेरा ख्याल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको अपनी मोटिवेशन, आपकी डिटर्मिनेशन, फोकस आपको अलाइन करना होगा। तो इतनी मुश्किल होती है जर्नी, लेकिन अल्लाह ताला जरूर। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कलर्स की बात की कि कुछ लाइट कलर्स को पहनने के लिए कहा जा रहा था, तो कभी जैसे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर समटाइम हम टेंशियस हो जाते हैं, तो कभी आपने कलर के थ्रू खुद को काम डाउन किया है? बिल्कुल किया। या कोई ड्राइंग या फिर बिल्कुल हमारे किया। मैंने आपको बताया ना Okay, शुरू में मैंने trust स्केचिंग, me, मुझे उन्होंने इसी कहा वजह से था स्टार्ट की थी कि अपने ऐड के ऊपर, और वो स्केचिंग मैंने किसी से शेयर भी नहीं, छुपा के रखती। बट द पॉइंट इज दिस, तो वो लोग जो कि मुझे ये कहा करते थे तुम ये ब्लू कलर नहीं पहनो, तुम रेड कलर नहीं पहनो, तुम येलो नहीं पहनो, तुम ऑरेंज नहीं पहनो, अब वही लोग मुझे कहते हैं सुनो मुझे तो हर कलर अच्छा लगता है, तुम कैसे कैरी करती हो, राइट। तो दिस इज द चेंज ऑफ द माइंडसेट, राइट, विद द फेस्टिवल। और मेरा ख्याल है कि एजुकेशन आपके अंदर निखार आपके अंदर खूबसूरती है, जिस तरीके से आप मजीद, और मुझे ऐसा लगता है जब मैंने पीएचडी किया तो मैं और मजीद ओपन हो गई चीजों को जांचने के लिए, लर्निंग के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, और मैंने अब मजीद सीखना शुरू किया, और उसके अंदर मेरे अंदर और मजीद एब्जॉर्बिंग पावर आ गई। यानी मैं जिनसे भी बात करती हूँ, लोग मुझे कहते हैं यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही किसी इंसान से बात करें। ये सारी चीजें मुझे, ये शऊर मुझे मिली है शुरू से। जो औरत है तो माँ है, बीवी है, बेटी है, तो हर रूप में एक कहानी नई सी है। चाहत की मिट्टी में ख्वाबों की खुशबू, सब्र की चादर, उम्मीदों की जस्तजू। खुद सलाम तुझे सलाम, तुझे सलाम, हर पल हर लम्हा तेरा नाम, तेरा मकाम। तू रोशनी, तू कहकशा, तू जिंदगी की जान। तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, सलाम। बिल्कुल आपसे बात करके बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, बहुत अच्छा वो है। और जैसे आपने कहा कि आपने ह्यूमन रिसोर्सेज में वर्क किया है, तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर मेल डोमिनेंट होते हैं। सो इसमें आपको कितने चैलेंजेस फेस करना है, बिकॉज हर चीज आपको आसानी से तो नहीं मिलती। आपने वैसे इतने सारे चैलेंजेस को फेस किया और फिर ओवरकम भी किया। सो मेनली अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बात करें, मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और उससे आपकी मेंटल हेल्थ को कितना affect अच्छा, हुआ? ऑनेस्टली सेइंग अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा से मौका दिया कि मैं लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर हूँ। जैसे जब मैंने परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर काम किया था, जैसे स्कूल को मैंने डायरेक्टली इंटरेस्ट ट्रस्ट, तो उन्होंने मुझे प्रिंसिपल के तौर पर इंचार्ज किया था, और मेरे अंडर तकरीबन 25-26 टीचर्स थी और फिर नॉन टीचिंग स्टाफ था। तो वो पोजीशन ऐसी थी जिसको लोग आइडियलाइज करते थे, और उस टाइम मैं यंग भी थी ऑफ कोर्स, लोगों को ऐसा लगता था कि मुझे चीजें नहीं आती करना, बट स्टिल थैंक्स टू माय गुरुज, माय मैनेजमेंट गुरुज, माय टीचर्स, जिनको मैंने देखकर बहुत मतलब एक्टिंग भी क्लियर था। ओके। ऑनेस्टली सेइंग मैंने अपने टीचर्स को देखा है कि उन्होंने किन सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट किया, और बाज़ औक़ात कोई ऐसी सिचुएशन मेरे ऑफिस में आती थी, पेरेंट्स आते थे, स्टूडेंट्स के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, तो मैं उनकी एक्टिंग किया करती थी कि नहीं मैंने अपने टीचर को किस तरीके से देखा है, लोगों से डील करते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैंने अपने भाई की एक्टिंग की है, जैसे मैंने बताया कि वो मेरे हमेशा से मैंने उनको आइडलाइज़ किया, तो मैंने उनको देखा कि वो किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। मतलब पैसेज ऑफ टाइम फिर चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई। फिर मैं जब अपोज के साथ मैंने काम किया, तो वहाँ पर मैं लीडरशिप पोज़ीशन के ऊपर थी। वहाँ पर तो मेरे पास तकरीबन 70-80 एम्प्लॉइज़ हुआ करते थे। फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पर आई, तो यहाँ पर अच्छा, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पहले समझना चाहिए और फिर उनको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि उनसे कैसे काम, और हमेशा से मेरा इंटरेस्ट यही रहा है कि मैं पहले लोगों को स्टडी। आप मुझे कभी किसी के अननोन लोगों के दरमियान बिठा देंगे ना, मैं खामोशी में भी एन्जॉय करूँगी, बिकॉज़ मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ और उसी ऑब्ज़र्वेशन में मैं आइडेंटिफ़ाई करती हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, उसके एक्सप्रेशंस कब चेंज हुए। तो ये जो चीज़ें थी ना, इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया मेरी मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करने। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मेरे अंडर अभी ऑलमोस्ट 23 टू 25 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो कि परमानेंट हैं। विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स अलग हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ अलग है। मैं जिन लोगों को रिपोर्ट करती हूँ वो मेल है, लेकिन मैं जो लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं वो उनमें भी काफ़ी मेल्स। तो मैंने हमेशा मेल्स को काफ़ी सपोर्टिंग पाया है, अगर आप उनको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि वो चाहते क्या हैं? वो किस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, और दूसरी बात ये, मैंने हमेशा से एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई की है ना, अगर मैं किसी की टाँगें नहीं खींचूँगी तो कोई मेरी टाँगें नहीं खींचे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोफिया, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की और बहुत अच्छे मैसेजेस दिए जो कि मुझे लगता है कि हर लड़की को और हर फर्द को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ एक और इंटेलेक्चुअल लेडी मौजूद थी, डॉक्टर सोफिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंसान क्यों भांजता है इन फिक्रों में, क्यों देखता है तो अपने नजर के जरिए से। हर शख्स एक कहानी है मुख्तलिफ, हर रूह की है एक अलग राह, एक मंजिल। तू क्यों तोलता है इंसान को किसी मायर में, क्यों ढूंढता है बेहतर और कमतर का हिसाब। कोई चमकता है नूर की तरह, कोई अंधेरों में भी रोशनी का सबब। हर चेहरा एक किताब है जो लिखी गई, कभी दुख से कभी खुशी की रोशनी में। हर लफ्ज़ में है जज्बात की एक लहर, जो समझ ले वही असल में इंसान है। इंसान इंसान इंसान। तू क्यों उलझता है दूसरे इंसान से, क्या तेरी रूह भी नहीं उसी मिट्टी से, क्या तेरा वजूद भी नहीं एक मोड़ पर, जहाँ सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। समझ ले इंसान ये फसले फर्जी है, हर शख्स एक तस्वीर का मुख्तलिफ रंग है। तू बस देखना सीख बिना किसी शर्त के, क्योंकि हर इंसान एक शहर है जो बस समझने की डर है।